व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि बहुत अनोखा है। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है आपको कि आगे लोग इतना यूफोरिया में जी रहे हैं, लोग दबा के लोन ले रहे हैं। और आप देखोगे कि अभी रिसेंटली फिनटेक मार्केट के अब बहुत ज़्यादा बूम है। हर आदमी फिनटेक की बातें कर रहा है, फाइनेंशियल टेक की बातें कर रहा है कि भैया लोन ले लो और ये ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। कुछ ज़्यादा ही सब बूम नहीं दिख रहा आपको मार्केट में? और फिनटेक के स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा पिटे हैं पर फिर भाग रहे हैं। और फिनटेक की जो पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। फ्रॉम जब भारत पे आया था कोविड के आसपास, जब हम बात कर रहे थे भारत पे और इन सब की पेटीएम की, और उसके बाद से आप देखो पिछले 5 साल से फिनटेक का बूम कुछ ज़्यादा ही मार्केट में यूफोरिया है। इनफैक्ट आप देखो लेन देन ऐप आ गई, फिर उसके बाद अभी कुछ और ऐप आ गई, अभी पावर अप करके एक ऐप आ गई जिसमें आप म्यूचुअल फंड ट्रैक कर सकते हो। मतलब क्या क्या कहानी चल रही है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा लोन भी ले रहे हैं, और लोन लेना इतना आसान कर दिया है कि लोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अब लोन की फ्रिक्वेंसी तो बढ़ती आ रही है, मेरे काफ़ी दोस्त भी लोन ले रहे हैं, सबकी ईएमआई चल रही है, और सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बात के लेके कि भैया आगे चल के लोन चुका लेंगे। पर अगर आप देखो कि लोन अगर नहीं चुका पाए तो क्या? और ऐसे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब जब ऑप्टिमिज्म आता है, जब जब ऑप्टिमिज्म यूफोरिया मार्केट में आता है कि भाई हम तो कर लेंगे काम, तभी ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप सोचो इस फ्यूचर में कि अगर बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो कौन लोन किसको फ़ायदा हो सकता है? अब आप ये सोचो किसको फ़ायदा होगा जब लोन डिफ़ॉल्ट करेगा? बैंक को तो नुकसान होगा, क्योंकि बैंक तो अपना पैसा दे के बैठा है, वो तो मूल दे के बैठा है, तो मूल ही नहीं मिल रहा, उसको प्रॉफ़िट क्या मिलेगा, राइट? अब लोगों को भी नुकसान ही हो रहा है, तो लोगों की जॉब चली जाएगी फॉर सो रीज़न्स, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है उनका, जिसकी वजह से वो अपना लोन नहीं चुका पाए। राइट, या उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, या कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस उनके लाइफ में आ गया जिसकी वजह से वो लोन नहीं बढ़ाएंगे, तो उनका भी नुकसान ही है। पर फायदा फिर किसका है? तो फायदा है एक कंपनी का जिसको कहते हैं हम रिकवरी एजेंट का, क्योंकि रिकवरी एजेंट अपनी बैंकों से पैसा लेते हैं इस बारे में कि हम आपके लिए पैसा रिकवर करवाएं, राइट? अब आप ऐसे बात करो, रिकवरी एजेंट जो होते हैं, कितनी कंपनीज आपने सुनी है रिकवरी एजेंट की काम करती है आखिर? बहुत सारी कंपनीज आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये इसका कॉल आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है, ये रिकवरी एजेंट, वो रिकवरी एजेंट। पर ऐसे प्रोफेशनली मैनेज रिकवरी एजेंट्स की कंपनी जो है वो बहुत कम है जो प्रोफेशनली इस काम को करती है, और वो स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है। तो ऐसी एक बिजनेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फोकस बिजनेस सॉल्यूशन। तो फोकस बिजनेस सॉल्यूशन के देख लेते हैं एक बार हम क्या कहानी है, पर उससे पहले एक बार समझे कि ये करते क्या है और उनके पास क्या क्या चीजें हैं। राइट, अब आप देखो कंपनी का जो बिजनेस है वो डेट कलेक्शन का है, तो ये तो ठीक है। अब देख लेते हैं कि हाँ, तो कंपनी 2.5 लाख से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर चुकी है। ऑल काइंड ऑफ लोन्स ये हैंडल करती है, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन एसएमई लोन, व्हीलर, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, इक्विपमेंट लोन, हर तरीके के लोन के रिलेटेड ये काम करते हैं। आप तो बस बताओ किसने आपका पैसा लिया, हम आपको रिकवर करके देंगे, राइट? अब ऐसा भी होता है, मुझे नहीं मालूम कि ये उसमें काम करते हैं क्या, उसमें क्या कहते हैं कमीशन बेस पे कि इतना पैसा अगर हम रिकवर करके देंगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा, उस पे करते हैं, उस मॉडल पे करते हैं कि नहीं करते, ये तो नहीं मालूम। पर इन्होंने ये क्लेम किया है 2022 में, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया फ्रॉम प्रोफेशनल फीस। यानी कि बैंकों ने इनको प्रोफेशनल फीस दी कि भाई हमारा पैसा रिकवर करवा दो और हम आपको इतनी फीस देते हैं। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इनके क्लाइंट है, परमानेंट क्लाइंट है, राइट? तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी के पास किस तरह के क्लाइंट है और किस तरीके से ये मैनेज कर रही है कंपनी अपने प्रॉफिट्स। सबसे बड़ा क्लाइंट है इनके पास एच डी एफ सी बैंक, दूसरा है बुसन ऑटो फाइनेंस, एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सिस बैंक, और वॉक्सवैगन फाइनेंस। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एल&टी फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिनॉल्ट, और इवन मनप्पुरम फाइनेंस एक्सेट्रा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इनके पास है। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक तो बैंकिंग इंडस्ट्री के बाप है, देखा जाए तो फाइनेंशियल फाइनेंसिंग करने में। तो उन वो भी इनके क्लाइंट है, और ये अपना काम इनको भी, मतलब वो बैंक इनको काम पकड़ाते हैं कि भैया हमारा पैसा निकलवाओ, राइट? तो ये अच्छी चीज है इनका। चलो भैया, ये इनके पास क्लाइंटेल तो बढ़िया है, तो इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के इनका बिजनेस बढ़ेगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं एक बार और देखते हैं कंपनी में हो क्या रहा है, कितना मार्केट कैप क्या हो रहा है। तो मार्केट कैप है 69.1 करोड़ का, दैट इज ऑलमोस्ट 70 करोड़। करंट प्राइस है 94 रुपीज का है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 94 रुपीज का ये स्टॉक
और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 93.4, मतलब कि बहुत थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे। बुक वैल्यू 10, ROC 15% और ROE 12%। तो 15 और 12% की ROE पे आप स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो 93.4 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे ये स्टॉक महंगा लग रहा है इस हिसाब से। एक ग्रोथ स्टॉक भी हो सकता है। अगर ग्रोथ स्टॉक में अगर आप देखें तो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स बहुत अग्रेसिवली बढ़ रही है तो आप उसको ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर आप अपना अपना बिजनेस हर 2 से 3 साल में डबल कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हो, तो वो देखना पड़ेगा इसके लिए आगे कि ग्रोथ स्टॉक है कि नहीं। अब आगे चलते पहले इसका एक बार चार्ट देख ले। पहले 10 साल में भाई 2022 के आसपास ही 11 रुपए का घूम रहा था और अभी रिसेंटली इसमें 3 साल में यूफोरिया इसमें क्रिएट हुआ, 10 गुना हो गया ये स्टॉक वहां से। ठीक है, अब प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज में कंपनी के पास एक ही प्रो है कि भैया इनके ऊपर कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। पर दूसरा जो कॉन है वो ये है कि महंगा मिल रहा है, यानी कि अपनी ट्रेडिंग बुक वैल्यू से करीब करीब 9.4 टाइम्स का मिल रहा है। तो 9 गुना महंगा, 9.5 गुना महंगा तकरीबन। तो थोड़ा सा महंगा तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से भी। अब सेल्स पे जाए और देखें इसको कि भैया इसका देखा जाए वो क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो सेल्स देखें तो मार्च 2018 में 10 करोड़ की और 2025 में 23 करोड़ की, यानी कि 7 साल में इन्होंने अपना सेल्स को डबल किया है, विच इज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव फॉर अ कंपनी लाइक सच अ माइक्रो कैप कंपनी। आपको ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी मिल जाएगी जो आपको हर 3 साल में अपनी सेल्स को डबल कर रही है, ऐसे मार्केट में कंपनी एग्जिस्टेड है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्लगिश है उस हिसाब से अपने बिजनेस को लेके। स्टॉक इनका भयंकर भागा है, 10 गुना हो गया पिछले 2 साल 3 साल में। बट मुझे इस 7 साल का इनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा जमा नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं, 0.27 करोड़ का 2018 में और अभी है 1.52। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने कर लिया है 20 लाख से 5 गुना, 7 गुना, 7 गुना तकरीबन इन्होंने प्रॉफिट, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लिया है 7 गुना। तो 7 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डबल इन्होंने अपनी करी है सेल्स पिछले 7 साल में। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। कैश फ्लो देखते हैं उसका। कैश फ्लो में भाई कंपनी बहुत बार नेगेटिव रही है। 2020 में नेगेटिव थी, कोई बात नहीं, कोविड था। 2022 में भी नेगेटिव थी, -1 करोड़ का। अभी जो कंपनी है ये पॉजिटिव कैश फ्लो के ऊपर घूम रही है। 1.26 करोड़ का उनके पास 2025 में डेटा है, जो कि 1.26 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है इनके पास। तो अगर आप कैश फ्लो इंडिकेटर लगाएं इसमें 1.26 इंटू 30, तो होना चाहिए इनका मार्केट कैप 30 से 35 करोड़ के आसपास। पर अभी इनका मार्केट कैप है 65 करोड़ का, यानी कि जस्ट डबल का मार्केट कैप हो गया है। यानी कि प्राइस इसका होना चाहिए कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से 50 से 40 रुपए के आसपास, पर ये आपको 90 रुपए का मिल रहा है। मुझे स्टॉक महंगा लग रहा है। अब मैं कह सकता हूँ इसको, मेरे लिए स्टॉक महंगा है अगर मैं अपने पैरामीटर्स और सब चीज़ें देखूँ तो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 74% का और पब्लिक का होल्डिंग है 25% की। मतलब कि जो प्रोमोटर है उसको तो कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस के ऊपर, वो दे आर इंटैक्ट विद देयर कॉन्फिडेंस ऑन देयर बिजनेस, और पब्लिक की उसमें घुसी हुई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स गायब है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स गायब है। कंपनी बहुत छोटी माइक्रो कैप है तो शायद इंटरेस्टेड ना हो। पर देखिए, याद रखिए कि ऐसे ही स्टॉक जो होते हैं वो बहुत छोटे जो होते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं आगे चल के। बट अभी बनते हैं, हो सकता है इसको यहाँ से गिर जाए, 2 साल ये धक्के खाए, जब सस्ता हो जाए स्टॉक फिर इसमें तेजी आए तो आप हो सकता है तब खरीदना चाहें उसको, तब खरीद सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको अपना डिसीजन अपनी समझदारी के हिसाब से लेना है। आपको अगर लगता है कि ऐसे बिजनेस में ग्रोथ है पर 10 साल 15 साल में दिखेगी, तो बिल्कुल शायद दिख सकती है। तो उस हिसाब से आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो दैट इज कैन बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट मेरे हिसाब से मुझे भी महंगा लगता है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा और मैं कोशिश करूंगा इसमें अच्छी खासी एक बार वो आ जाए, क्या कहते हैं, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। तो मैं सोचूंगा इसमें घुसने की। पर अभी भी मुझे इसके जो पैरामीटर्स हैं और इसकी जो स्पीड है भागने की मार्केट की, मतलब सेल्स की और इस चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। तो ये मेरा डिसीजन है, दैट इज योर डिसीजन, दैट इज दिस इज माय डिसीजन। आई होप यू आपको इस वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन मिली हो कि ऐसा बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है और आपको भी आप देख सकते हैं। दैट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नो रिकमेंडेशन एट ऑल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।